आज की वीडियो में हम जानेंगे कि कूलाम लॉ को सदिश रूप कैसे दिया जाए, या कूलाम्स लॉ इन वेक्टर नोटेशन। वेक्टर नोटेशन कैसे किया जाए कूलाम्स लॉ का। कूलाम लॉ पिछले वीडियो में हमने पढ़ा, यानी कूलाम का नियम पढ़ा, और कूलाम का नियम दो चार्ज के बीच लगने वाले अट्रैक्शन या रिपल्सन फोर्स पर बेस्ड है। तो चूँकि वो दो आवेशों के बीच लगने वाले फोर्स पर बेस्ड है, और फोर्स को हम पहले ही पढ़ चुके हैं पिछली कक्षाओं में कि फोर्स यानी बल एक सदिश राशि है, यानी वेक्टर है। ठीक है, तो वेक्टर होने की वजह से अगर हम उसको केवल स्केलर रूप में या केवल उसका मैग्नीट्यूड दिखाएं तो पर्याप्त नहीं होगा, और उचित यही रहेगा कि उसको वेक्टर फॉर्म में ही लिख दिया जाए या उसको वेक्टर फॉर्म में जाना जाए। तो आइए हम जानते हैं आज वेक्टर फॉर्म में कूलाम्स लॉ को। इसमें हमने लिया था दो चार्ज कूलाम्स लॉ के लिए। यहाँ मान लीजिए चार्ज Q1 है और दूसरा चार्ज मान लीजिए Q2 है। दो चार्ज ले लिए। अब मान लीजिए कि इस कार्तीय तल में या स्पेस में भी कहीं कोई पॉइंट, कोई ओरिजिन हो। ये ओरिजिन पॉइंट है, और ओरिजिन पॉइंट से मतलब मूल बिंदु से Q1 की दूरी जो है, दूरी का हम अगर वेक्टराइज करें तो स्थिति वेक्टर कहा जाता है उसको, या फिर पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर R1 होगा, पोजीशन वेक्टर R1, चूँकि Q1 के लिए हम R1 नोटेशन यूज कर रहे हैं। और Q2 से अगर देखा जाए यही, तो ओरिजिन से ये वेक्टर R2 होगा। इसको स्थिति सदिश भी कहा जाता है, और हिंदी अंग्रेजी में इसको बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? पोजीशन वेक्टर। अब ये आवेश इस आवेश पर बल लगाएगा, और ये आवेश इस आवेश पर बल लगाएगा। ठीक है, अगर दोनों पॉजिटिव है या दोनों ही नेगेटिव है तो रिपल्सन फोर्स होगा। अगर एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है तो अट्रैक्शन फोर्स होगा। ठीक है, तो हम सभी कंडीशनों पे विचार करेंगे। ठीक है, फिलहाल मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक का जो सदिश होगा, ठीक है, पोजीशन सदिश होगा या पोजीशन वेक्टर होगा, उसको फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे। अगर मान लीजिए कि Q1 द्वारा Q2 पर कोई फोर्स अप्लाई किया जा रहा है, तो उस फोर्स को हम किससे शो करें पहले ये देखेंगे। ठीक है, तो इसके द्वारा इस पर अप्लाइड फोर्स को हम शो कर देते हैं। ये Q1 को हम लिख लेते, Q2 को लिख लेते हैं यहाँ पे, और इस फोर्स को हम शो कर लेते हैं F21, वेक्टर F21। ऐसा क्यों करेंगे? क्योंकि इसके द्वारा फोर्स जो इस पर अप्लाई किया गया, ये चार्ज 1 के द्वारा चार्ज 2 पे फोर्स अप्लाई किया गया है। तो चार्ज 2 पर ये फोर्स होगा, तो चार्ज 2 पे फोर्स F2 से शो कर लेंगे, और चूंकि 1 के द्वारा लगाया गया है इसलिए यहाँ 1 लिख लेते हैं, और ये वेक्टर क्वांटिटी इसलिए यहाँ क्या लिख देते हैं, एरो लगा लेते हैं, वेक्टर में शो कर लेंगे। अब अगर आप यहाँ से इधर तक की दूरी को देखना चाहेंगे तो आप इसमें देखिए, वेक्टर में जो तरीका होता है, आप इस Q2 पर जाने के लिए, चार्ज Q2 पर जाने के लिए आपके पास दो वे है, दो रास्ते हैं। पहला रास्ता है कि आप इधर से यहाँ जाएं, ठीक है, और आप यहाँ से फिर यहाँ जाएं, ठीक है, और दूसरा तरीका आप डायरेक्टली यहाँ से चले जाएं। तो दो वे है, ये फर्स्ट वे कह सकते हैं, फर्स्ट वे, और ये हो गया डायरेक्टली सेकंड वे। ठीक है, अब अगर सदिशों की बात करें तो उसमें मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी को आप दिखा रहे हैं R, अगर सदिश फॉर्म में देखें तो वेक्टर R21, वेक्टर R21 ऐसा कर रहे हैं। मतलब 1 से 2 की ओर, 1 से किधर की ओर, चार्ज 1 से चार्ज 2 की ओर जाने के लिए आप जिस सदिश का प्रयोग कर रहे हैं या जिस वेक्टर का प्रयोग कर रहे हैं R21 है। ठीक है, समझ में आ रहा है? अगर इन तीनों सदिशों को कैलकुलेट किया जाए तो सदिश के अनुसार हम ऐसा कह सकते हैं कि वेक्टर R2 इज इक्वल टू हो जाएगा वेक्टर R1 प्लस वेक्टर R21। ऐसा होगा। क्यों? क्योंकि मैंने बताया कि फर्स्ट वे आप यहाँ से यहाँ जाइए, ठीक है, और फिर यहाँ से यहाँ जाइए, यानी इस Q2 पर पहुँचने के लिए आपका जो फर्स्ट वे है वो इसको और इसको ऐड करने के बाद ही यहाँ पहुँचता है। तो इन दोनों को ऐड कर दिया,
और सेकंड में कहता है कि यहाँ से यहाँ Q2 पे पहुँचने के लिए सीधा चले जाइए। तो इसका जो पोजीशन वेक्टर है R2 है, वेक्टर R2। तो वेक्टर R2 इन दोनों के सम के इक्वल होगा, मतलब योगफल के बराबर होगा। तो पहला फैक्ट तो ये। अब आप यदि R2 को केवल लिखना चाहते हैं तो यहाँ लिखेंगे R2 वेक्टर R2 इज इक्वल टू, R2 को इधर ही रहना चाहिए, इसको इधर ट्रांसपोज कर दीजिए। तो आप क्या लिखेंगे, वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1, ये करेंगे ना, इसको इधर ट्रांसपोज कर दे तो ये पॉजिटिव साइन के साथ इधर जाएगा तो निगेटिव साइन के साथ होगा। यानी आपने फाइंड आउट कर लिया R2 का वैल्यू कितना, वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1, मतलब आपने वेक्टर R21 का वैल्यू फाइंड आउट किया इस तरह से, इस कैलकुलेशन को करके, वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1। तो ये आपने फाइंड आउट कर लिया। अब केवल आपको केवल यहाँ से यहाँ तक की दिशा चाहिए, डायरेक्शन चाहिए। तो इसके लिए हम यूनिट वेक्टर का यूज करते हैं। और यूनिट वेक्टर में होता क्या है कि अगर मान लीजिए केवल आप डायरेक्शन ही केवल शो करना चाहते हैं तो लिखते हैं इसका डायरेक्शन R21 का, तो लिखेंगे कैप R21, कैप R21 लिख लेंगे, इज इक्वल टू होता है वेक्टर R21 बाई मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर R21। तो मैग्नीट्यूड यानी कि उसका माप दिखाने के लिए आपको किसी एरो की ज़रूरत नहीं है, अदिशों को दिखाने के लिए किसी एरो की ज़रूरत नहीं है, तो बिना एरो का ही आप लिख सकते हैं। इसको दो तरह से लिख सकते हैं आप, किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड दिखाने के लिए आप, जैसे मान लीजिए कि वेक्टर f है, इसका मैग्नीट्यूड दिखाना तो सिर्फ f लिख दीजिए, ठीक है। या फिर दूसरा तरीका है मैग्नीट्यूड वेक्टर f लिखिए। तो ये दो तरीके हैं इस वेक्टर के क्या दिखाने के, मैग्नीट्यूड दिखाने के। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है केवल और केवल इसका माप, केवल और केवल इसका क्या, माप, ठीक है। मतलब इसको मापा जाए तो कितना न्यूटन होगा, क्योंकि फोर्स है तो न्यूटन में होगा। अगर ये डिस्टेंस है, मतलब डिस्प्लेसमेंट है, तो अगर उसमें से डिस्टेंस को अलग करते हैं तो क्या होगा, वो केवल मीटर में होगा, सेंटीमीटर में होगा, ये हो सकता है ना। तो उसको दिखाने के लिए हम ऐसा यूज करते हैं। मतलब आपका पहला फैक्ट ये हो गया और दूसरा फैक्ट ये हो गया, ठीक है। ये केवल डायरेक्शन को शो करता है इधर से, मतलब R1 से Q1 से Q2 की तरफ का डायरेक्शन यूज कर दिखाने के लिए केवल इसको शो किया जाता है। तो ये डायरेक्शन केवल शो करता है, इसमें कोई मैग्नीट्यूड नहीं है, क्योंकि ये इसको यूनिट वेक्टर बोला जाता है। क्या बोला जाता है, यूनिट वेक्टर। इसमें मैग्नीट्यूड सिर्फ इसका 1 है, क्या है, 1 मैग्नीट्यूड है। तो मुझे लगता है ये दो वे, अब दो तरह से ये दो फैक्ट जो आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब आ जाते हैं कूलम्ब्स लॉ पे। कूलम्ब्स लॉ ये कहता है कि F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 बाई R स्क्वायर, ये कहता है ना। अब इन नोटेशनों का अगर यूज करें कि मान लें कि आपको फोर्स निकालना है F21, यानी कि चार्ज Q2 पर चार्ज Q1 के द्वारा अप्लाइड फोर्स निकालना है, यानी आरोपित बल निकालना है। तो आप यहाँ लिखेंगे फोर्स 2 निकालना है, और किधर से किधर की तरफ, 1 के द्वारा 2 की तरफ, यानी चार्ज Q1 के द्वारा Q2 पर आरोपित बल, या ये कह सकते हैं कि फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1, फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1। तो आप लिख सकते हैं यहाँ फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1 के द्वारा Q2 पर अप्लाइड फोर्स। तो यहाँ आप अप्लाइड फोर्स भी लिख सकते हैं, अप्लाइड फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1 पर अप्लाइड फोर्स किसके द्वारा, Q2 पर अप्लाइड फोर्स किसके द्वारा, Q1 के द्वारा। माने ये आवेश इस पर कितना फोर्स अप्लाई कर रहा है, समझ रहा है ना। तो हमने यहाँ 2-1 लिख दिया हुआ है, और इसको वेक्टर नोटेशन इसका करना है तो यहाँ वेक्टर यूज करेंगे। अब ये पक्ष जो है वेक्टराइज हो गया, इस साइड को भी वेक्टराइज करेंगे। तो वेक्टराइज कैसे करेंगे आप, ये तो केवल मैग्नीट्यूड है, तो मैग्नीट्यूड को शो करने के लिए हमने कहा कि ऐसा यूज करेंगे। तो आप लिखेंगे 2-1, क्या यूज करेंगे, 2-1, और 2-1 लिखने के बाद आप इस पर होल स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। अभी भी इसमें कोई ऐसा क्वांटिटी नहीं है जो वेक्टर हो, ठीक है। R21 का डायरेक्शन कौन बताता है, तो डायरेक्शन ये बताता है। मतलब इसमें ऐसे किसी राशि से मल्टीप्लाई कर देंगे, ऐसे क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे, या ऐसा क्वांटिटी यहाँ रखेंगे कि इसका डायरेक्शन दिख जाए,
इसका डायरेक्शन शो कर सके, लेकिन इसमें कोई परिवर्तन ना हो, इसके मैग्नीट्यूड में कोई परिवर्तन ना हो। तो मैग्नीट्यूड में अब मान लीजिए इसका मैग्नीट्यूड 1 है, अगर इसका इससे मल्टीप्लाई कर भी देते हैं तो 1 से किसी भी क्वांटिटी का मल्टीप्लाई होगा तो उसके वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं आएगा। तो यहाँ आप लिखेंगे कैप R21। क्या लिखेंगे? कैप R21। ये डायरेक्शन शो करता है इधर से इधर की तरफ का, ठीक है। तो ये डायरेक्शन हो गया, ये फोर्स हो गया। अब ये टोटल किस फॉर्म में हो गया? वेक्टर फॉर्म में हो गया वेक्टर फॉर्म। बात समझ में आ रही है? अब बात कर लेते हैं, मैंने कहा कि अगर ये दोनों फोर्स पॉजिटिव हैं या दोनों फोर्स नेगेटिव हैं तब तो रिपल्सन फोर्स होगा। अगर एक फोर्स इसमें से कोई भी पॉजिटिव या दूसरा नेगेटिव है, मतलब अगर ये डिफरेंट या अपोजिट वो चार्जेस हैं, फोर्स में कह रहा हूँ ना, चार्ज कहना चाहिए, मतलब ये चार्ज और ये चार्ज अगर दोनों पॉजिटिव हैं या दोनों फिर नेगेटिव हैं तो इनके बीच रिपल्सन फोर्स होगा। और अगर इनके ये चार्ज डिफरेंट हैं, डिफरेंट साइन वाले हैं, तो इनमें क्या होगा? अट्रैक्शन फोर्स होगा। तो अब इस पे थोड़ा चर्चा कर लेते हैं कि इसका क्या असर पड़ेगा। तो अभी देखिए, चार्ज ये Q1 हो गया और ये चार्ज मान लीजिए Q2 हो गया, इसको हम यहाँ ले लेते हैं। और अभी हम चर्चा सिर्फ कर रहे हैं 2-1 की तरह, ठीक है, वेक्टर 2-1 मतलब Q1 के द्वारा Q2 पर अप्लाइड फोर्स की चर्चा कर रहे हैं। तो अभी आप देखिए, अगर Q1 और Q2 दोनों ही अगर पॉजिटिव हैं या दोनों ही नेगेटिव हैं तो इनका जो प्रोडक्ट होगा, मतलब इनका गुणनफल होगा, वो कभी भी 0 से क्या होगा? बड़ा होगा। बड़ा होगा ना। दोनों नेगेटिव होंगे तो भी पॉजिटिव आएगा और दोनों पॉजिटिव होंगे तो भी पॉजिटिव होगा। और पॉजिटिव कोई भी क्वांटिटी 0 से तो बड़ा ही होता है ना। और दूसरा केस, तब इस पर कौन सा फोर्स लगेगा? इस पर फोर्स लगेगा रिपल्सन का। ये इधर रिपल्स होगा और ये क्या होगा? इधर रिपल्स होगा। दूसरा स्थिति ये है कि अगर मान लीजिए कि इन दोनों में से दोनों ही चार्ज अपोजिट हैं, Q1 और Q2, तो उस केस में क्या होगा कि ये इसको अट्रैक्ट करेगा और ये इसको क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। और उस कंडीशन में प्रोडक्ट ऑफ Q1 इंटू Q2, मतलब Q1 Q2 का जो प्रोडक्ट होगा, प्रोडक्ट का मतलब गुणनफल होता है, दोनों का गुणनफल 0 से क्या होगा? छोटा होगा। 0 से क्या होगा? छोटा होगा। ये दोनों ही स्थितियों के लिए यही समीकरण पर्याप्त है, इसके लिए अलग समीकरण की जरूरत नहीं है। क्योंकि आप जानते हैं आवेश जो है कौन सी राशि है? अदिश राशि। कौन सी राशि है? अदिश राशि है, मतलब स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। तो इनके साइन से इन पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो इसलिए ये ही इक्वेशन इन दोनों स्थितियों के लिए क्या है? पर्याप्त है। अब अगर मान लीजिए कि आपको फाइंड आउट करना है कि Q2 द्वारा Q1 पे अप्लाइड फोर्स, Q2 द्वारा Q1 पर अप्लाइड फोर्स, तो आपको सिर्फ नोटेशन में इंटरचेंजिंग करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? नोटेशन में इंटरचेंजिंग, मतलब आंतरिक परिवर्तन करना पड़ेगा। तो आंतरिक परिवर्तन में क्या कर लेंगे हम? अब लिख सकते हैं इसको, यही लिख लें, वेक्टर F12 लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे? वेक्टर F12। 2-1 है तो क्या लिख देंगे? 1-2 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बाई R21 है ना, तो R12 लिख लेंगे, R12, और इंटू यहाँ लिख लेंगे कैप R12, कैप R12। अब आप ये समझ लीजिए कि R12 और R21 दोनों एक ही दूरियां हैं, क्योंकि आप यहाँ से यहाँ तक की दूरी मापेंगे और यहाँ से यहाँ तक की दूरी मापेंगे, कोई परिवर्तन होने वाला तो है नहीं। तो ये दोनों वैल्यू इक्वल है। ये दोनों वैल्यू क्या है? इक्वल है। इस पर होल स्क्वायर कर देंगे, ये दोनों ही वैल्यू इक्वल है। तो आप ये दोनों ही फोर्स को कैलकुलेट कर लिए और दोनों ही फोर्स को शो करने के लिए दो इक्वेशन आपने बना लिया। अब हमने इस पूरे प्रोसेस में हमारा पूरा फोकस रहा केवल इनके बीच के पोजीशन वेक्टर पे। ऐसा क्यों रहा, इसको समझ लेते हैं। F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 बाई R स्क्वायर होता है। आप समझिए कि ये वेक्टर क्वांटिटी है। ये कौन सी क्वांटिटी? वेक्टर क्वांटिटी, माने सदिश राशि है। और दूसरे पक्ष में हम देखते हैं तो ये सदिश है नहीं, ये सब में से कोई सदिश है नहीं, ये भी सदिश नहीं है। सदिश कौन सा है? यही है ना, इन दोनों के बीच का डिस्प्लेसमेंट,
इन दोनों के बीच का डिस्प्लेसमेंट। इसीलिए सारा ध्यान हमारा इस पर रहा, क्योंकि इसी की वजह से ये क्या हो सकता है, वेक्टर फॉर्म में चेंज किया जा सकता है या वेक्टराइज होता है। आ रहा समझ में? इनमें से और कोई भी ऐसी क्वांटिटी नहीं है जिसके कारण ऐसा हो पाए। और रही बात इसके पॉजिटिव और नेगेटिव की, Q1 और Q2 के प्रोडक्ट के पॉजिटिव और नेगेटिव की, तो ऐसी बहुत सारी राशियां हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि कोई राशि पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो हो जाए तो वो वेक्टर हो जाएगा। जैसे कार्य W = F.S होता है ना, ये भी वेक्टर है, ये भी वेक्टर है, इसका डॉट प्रोडक्ट होता है। और आप ये 11th में पढ़ चुके हैं कि कार्य क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, अदिश राशि है, ठीक है। और कार्य शून्य भी होता है, ये नेगेटिव होने की वजह से कार्य क्या होता है, नेगेटिव भी होता है। अकार्य क्या होता है, पॉजिटिव भी होता है। नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। इसका मतलब इसको क्या मान लें, वेक्टर मान लें क्या? कोई ज़रूरी नहीं है कि पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो होने की वजह से क्या हो जाए, वेक्टर हो जाए। वेक्टर का सीधा सा मतलब उसमें डायरेक्शन होना चाहिए, ठीक है। ऐसी क्वांटिटी विच हैज़ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, मतलब दोनों ही हो टुगेदर, दोनों ही एक साथ हो, तभी जो है उसको वेक्टर बोलेंगे। तो इसकी वजह से इसको वेक्टर नहीं कहा इसको वेक्टर नहीं बनाया जा सकता है। हम सिर्फ आर की वजह से, यानी डिस्प्लेसमेंट की वजह से हम क्या कर सकते हैं, एंड डिस्टेंस बिटवीन या डिस्प्लेसमेंट बिटवीन Q1 एंड Q2 की वजह से ही इसको वेक्टराइज किया जा सकता है। इसीलिए हमने सारा फोकस किस पर कर दिया, आर पे कर दिया। समझ रहे हैं ना? तो ये बात समझ में आया होगा, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? तो ये हो गया आज का वेक्टर फॉर्म, कैसे वेक्टर फॉर्म में इसको सॉल्व करेंगे, है ना। अब अगला टॉपिक, तो अभी हमने दो आवेशों के बीच जो लगने वाला बल होता है, अट्रैक्शन या रिपल्सन, जो भी फोर्स होता है, उन फोर्सों का गणना किया, उन फोर्सों को कैलकुलेट किया। अब हम जानेंगे कि हो सकता है किसी सिस्टम में एक से ज़्यादा बल, दो से ज़्यादा बल हो। तो अगर किसी सिस्टम में दो से ज़्यादा बल हैं तो उसको कैसे कैलकुलेट करें। तो अब अगला टॉपिक है बहुल आवेशों के बीच बल, यानी बहुत सारे आवेशों तो उनके बीच बल। तो हम एक ऐसा एग्जांपल लेते हैं जिसमें बहुत सारे नहीं, लेकिन कम से कम दो से ज़्यादा हों। दो से ज़्यादा का मतलब 3 ले लेते हैं और 3 लेके कैलकुलेट कर लेते हैं। 3 कैलकुलेट करने के बाद जब वो 3 का कैलकुलेशन हो जाएगा तो उसके आधार पे हम बहुत सारे बलों को लेके कर सकते हैं। तो हम 3 चार्ज ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक चार्ज यहाँ है Q1, एक चार्ज यहाँ Q1 है, एक चार्ज है कहाँ लिखें इसको, Q1, एक चार्ज है Q2 और एक चार्ज है यहाँ Q3। 3 चार्ज है, ठीक है। और ये किसी फ्री स्पेस में है या फिर हो सकता है एक प्लेन में हो, ठीक है। तो अगर मान लीजिए कि ये जिस भी स्पेस में है उनका ओरिजिन यहाँ है O, ठीक है। तो इन तीनों के पोजीशन वेक्टर है, जो अभी हमने पिछले टॉपिक में चर्चा किया पोजीशन वेक्टर का। तो पोजीशन वेक्टर को कैसे शो करेंगे, अगर मान लो इसका पोजीशन वेक्टर निकालते तो इसका क्या होगा, वेक्टर R1 होगा। इसका शो करते हैं तो इसका क्या होगा, वेक्टर R2 होगा, ठीक है। चार्ज 2 है तो वो पोजीशन वेक्टर भी इतना ही लिखेंगे। और यहाँ आप लिखेंगे R3, वेक्टर R3 होगा। ये तीनों पोजीशन वेक्टर होगा, ठीक है। अब मान लीजिए कि हमें गणना करना है, हमें कैलकुलेशन करना है कि Q2 Q1 पे कितना फोर्स अप्लाई कर रहा है और Q3 Q1 पे कितना फोर्स अप्लाई कर रहा है। आप उसका अलग भी कर सकते हैं, आप इसके द्वारा इस पे फोर्स और इसके द्वारा इस पे कर सकते हैं, लेकिन अभी हम लेने वाले हैं पहले Q1 पे तो अप्लाइड फोर्स को पता कर लें, कैलकुलेट कर लें। तो Q1 पर कितना फोर्स Q2 द्वारा अप्लाई किया जा रहा है, तो इसके लिए हमें इनके बीच की दूरी को देखना पड़ेगा, इसको तो मीट कराना ही पड़ेगा। और इनके बीच की दूरी को हम शो कर सकते हैं, या फिर इनके बीच के वेक्टर को अगर हम शो करें तो लिखेंगे वेक्टर R12, 2 से 1 की तरफ, ऐसा करेंगे ना। और इसको लिखेंगे इसके द्वारा इस पर, इसके द्वारा मतलब जो फोर्स अप्लाई किया जा रहा है इसके बीच का जो डिस्प्लेसमेंट है वो शो करेंगे किससे, वेक्टर R13
1 3, मैंने 3 से किसी तरफ 1 की तरफ। अभी वेक्टर नोटेशन में हमने आपको बताया पिछले टॉपिक में। तो अभी मान लीजिए कि Q2 इस पे फोर्स जो अप्लाई करता है वो इधर की तरफ करेगा। अगर ये दोनों सेम अगर चार्ज हैं तो फोर्स किधर होगा, ये इस पे फोर्स अप्लाई इसकी तरफ करेगा, रिपल्स करेगा इसको, और ये इसकी तरफ करेगा, यानी इसका डायरेक्शन इधर होगा ना ऐसा। तो इस फोर्स को हम क्या दिखाएंगे, ये जो फोर्स हमने लिखा हुआ है कि मतलब Q2 के द्वारा Q1 पर जो अप्लाइड फोर्स है, Q1 को यहाँ लिख लेते हैं नज़दीक, Q2 के द्वारा Q1 पे अप्लाइड फोर्स, ठीक है। इसको शो करेंगे किससे, वेक्टर F12, वेक्टर F12 ये करेंगे ना, 2 के द्वारा 1 पे अप्लाइड फोर्स, और इसका क्या नाम रखेंगे, इसको नोटिफाई कर सकते हैं वेक्टर F13। समझ में आ रहा है ना, ये नाम आपको समझ में आ रहा है अच्छी तरह से। आगे बढ़ते हैं। अब यदि अगर इन दोनों वेक्टरों को ऐड करना है तो आपको एक बीच से एक लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा, और आपको ऐसे करना पड़ेगा। थोड़ा सा इसको और बढ़ा लेते हैं, इसको इतना बढ़ाते हैं कि अगर इसके पैरेलल यहाँ से ड्रॉ करा जाए और इसके पैरेलल यहाँ से लाइन ड्रॉ करा जाए तो ये दोनों लाइन की वजह से यहाँ एक पैरेललोग्राम बन जाए, समांतर चतुर्भुज बन जाए। समांतर चतुर्भुज नियम से ही इसको ऐड कर रहे हैं, और वो आप 11th में पढ़ चुके हैं। तो ये जो फोर्स होगा, इस फोर्स का हम नाम रखेंगे वेक्टर F1, जो इन दोनों के सम के इक्वल होगा, ठीक है। बात समझ में आ रहा है ना। अब आगे कैलकुलेट करते हैं, लिखेंगे अप्लाइड फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2, मतलब Q1 पर लगाया गया बल Q2 के द्वारा, Q2 के द्वारा Q1 पर लगाया गया बल को हम किससे, यानी फोर्स को किससे हम शो कर रहे हैं, वेक्टर F12। तो यहाँ लिखेंगे वेक्टर F12, ऐसा लिखेंगे, इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 और इंटू Q2। Q1 Q2 दो चार्जेस हैं बाई। अब आप यहाँ इन दोनों के बीच का जो मैंने बताया था वेक्टराइज कैसे करेंगे, पिछले टॉपिक को याद करिए। यहाँ आप लिखेंगे मैग्नीट्यूड, इसका R12 का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, R12 होगा, ठीक है। और इस पे पावर 2 कर देंगे, और यहाँ डायरेक्शन दिखाने के लिए कैप R12 कर देंगे, जैसा पिछले वीडियो में किया था हमने, पिछले टॉपिक में हमने किया था। इसको इक्वेशन 1 कर लीजिए, ठीक है। एंड अप्लाइड फोर्स ऑन Q1, पुनः Q1 पे जो है Q3 के द्वारा, Q1 पे चार्ज Q3 के द्वारा कितना अप्लाइड फोर्स किया जाता है, तो ड्यू टू Q3। इसको नोटिफाई हमने किया हुआ है वेक्टर 13 से, क्या है ना, ये फोर्स है वो, इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q3, यहाँ Q3 करेंगे, बाई डिस्टेंस दोनों के बीच का कितना है, R13, और इसका होल स्क्वायर कर देंगे, और इसका डायरेक्शन होगा कैप R13, ठीक है। इसको इक्वेशन कितना कर देंगे, 2, ठीक है। अब लिखेंगे नेट फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू Q2 एंड Q3, मतलब चार्ज Q1 पर Q2 के द्वारा और Q3 के द्वारा लगाया गया कुल बल नेट फोर्स, कुल बल। तो कुल बल को क्या लिखेंगे, वेक्टर F1 से शो कर रहे हैं इस बल को, इस पे लगाए गए बल को, इज इक्वल टू हो जाएगा वेक्टर, आप ये बल जो है इन दोनों बलों के योग के बराबर होगा वेक्टर मेथड से, इन दोनों के सम के इक्वल होगा ये फोर्स, ठीक है। तो लिखेंगे वेक्टर R12 प्लस वेक्टर F12 प्लस वेक्टर F13,
ठीक है। अब इक्वेशन 1 और 2 क्या कहते हैं कि वेक्टर F12 इतने के बराबर है और वेक्टर F13 इतने के बराबर है। तो ये दोनों ही इक्वेशन से जो ये वैल्यू है राइट साइड के वैल्यू, ये दोनों वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे। पुट करने पर 1/4πε0 Q1 इंटू Q2 बाई R12 होल स्क्वायर कैप R12 प्लस जो दूसरा फोर्स है 13 वेक्टर F13 इसका वैल्यू 1/4πε0 Q1 इंटू Q3 बाई R13 होल स्क्वायर और इंटू कैप R13। ठीक है, तो ये टोटल फोर्स हो गया Q1 पे। तो वेक्टर F1 इज इक्वल टू, आप ये जो आपके दो टर्म है, दो पद हैं, एक पद ये और एक पद ये, इन दोनों ही टर्म से आप कॉमन कर सकते हैं 1/4πε0 तो आप यहाँ लिख लीजिए 1/4πε0 इंटू Q1 इंटू Q2 बाई R12 होल पावर 2 इंटू कैप R12 प्लस Q1 इंटू Q3 बाई R13 होल स्क्वायर इंटू कैप R13। तो ये आपका फोर्स हो गया किस पर, टोटल नेट फोर्स हो गया Q1 पर ड्यू टू चार्जेस Q2 एंड Q3। मतलब चार्ज Q2 और चार्ज Q3, आवेश Q2 और आवेश Q3 के द्वारा Q1 पर टोटल फोर्स कितना अप्लाई किया जा रहा है वो हमने क्या कर दिया, कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, तो अभी जो है हमने 3 ही चार्ज लिए हुए हैं, ऐसे बहुत सारे चार्ज ले सकते हैं और उन चार्ज को लेकर के हम केवल ये इसको फॉलो कर लेंगे, सिमिलरली इसको फॉलो करके, और हम वो सारे फोर्सेस शो कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ इस सिस्टम में ये एक सिस्टम हो सकता है। ठीक है, इस सिस्टम में मान लीजिए बहुत सारे आवेश होते, बहुत सारे, 3 ही नहीं होते, बहुत सारे होते। तो मान लीजिए n आवेश होते, कितने आवेश होते, n आवेश होते। तो हम क्या करते, अब इसके लिए हमें ये इरेज करना पड़ेगा। मान लीजिए इस सिस्टम में n आवेश होता और उन n आवेशों के द्वारा केवल Q1 पे कितना फोर्स लग रहा है, एक आवेश पर, किसी एक पर हम कर सकते हैं, लेकिन Q1 को आधार मान रहे हैं, उसी के आधार पे बाकी सब आप कर लेंगे। तो अगर मान लीजिए कि F पर लगा गया टोटल फोर्स देखना होता, तो हम ये जानते हैं कि आपको सब में से क्या निकाल लेना पड़ेगा, 1 कॉमन हो जाएगा 1/4πε0 और इनटू, अब मान लीजिए चार्ज Q2 होगा, 1 होगा तो Q2 भी होगा, Q3 भी होगा, Q4 होगा, Q5 होगा, ऐसे Qn तक होगा। तो आप लिखेंगे Q1 इंटू Q2 बाई R12 होल स्क्वायर इंटू कैप R12 प्लस Q1 इंटू Q3 बाई R13 होल स्क्वायर कैप R13 प्लस Q1 इंटू Q4, दूसरा चार्ज, तीसरा चार्ज, चौथा चार्ज, आ रहा समझ में। और बटे नोटेशन में भी वही करेंगे, मतलब इनके बीच का डिस्टेंस जो होगा वही करेंगे, 1/4 कर देंगे। कितना कर देंगे, 1/4 होल स्क्वायर, और यहाँ जो डायरेक्शन देना होगा उसमें भी आप ये करेंगे कैप R14 करेंगे। ऐसे ही प्लस डॉट 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 करके अगर n चार्ज हो तो आप लिखेंगे Q1 इंटू Qn और बाई R1n होल पावर 2 इंटू कैप R1n। ये टोटल फोर्स हो जाएगा। बहुत सारे अगर n चार्ज हो तो n चार्जों के लिए, समझ रहे हैं ना। तो आपने 3 कैलकुलेट किया, बाकी सारा निकल गया वैसे ही, इसी को फॉलो करके सिमिलरली, समझ में आ रहा है ना। तो कोई दिक्कत इसमें, इसको अध्यारोपण भी कहते हैं, है ना। तो अभी आपने जाना मल्टीपल चार्जेस के द्वारा किसी एक चार्ज पर, किसी सिस्टम में मल्टीपल चार्ज हैं, बहुत सारे चार्ज हैं, उनमें सभी चार्ज मिलकर के किसी एक चार्ज पर कितना फोर्स लगा रहे हैं, समझ रहे हैं ना। अगर वही Q2 पे अगर करना होता तो वो क्या करते, 2-1 लिखते, क्या लिखते, 2-1, 2-2, 2-3, 2-4, 2-2 तो नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो खुद ही पे थोड़ी ना फोर्स लगाएगा। 2-1,
2 3 2 4 2 5 2 6 डॉट 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 2n कर देंगे, तो केवल ये बस नोटेशन चेंज होगा। और यहाँ सब में Q1 है, आप देख रहे हैं, तो Q2 के लिए करेंगे तो यहाँ सब में Q2 हो जाएगा। समझ रहे हैं ना? सेम जैसे 1 के लिए आपने किया, और यहाँ फोर्स को आप तब क्या मानेंगे, F2 मानेंगे। ठीक है, बात समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत? तो बहुल चार्जों के लिए भी आपका हो जाएगा, मतलब मल्टीपल चार्जेस के लिए भी आप फोर्स फाइंड आउट कर पाएंगे। लेकिन वस्तुतः हमने इसमें क्या किया, दो ही आवेशों के बीच, अंत में हम देखते हैं तो दो ही आवेशों के बीच क्या निकाल रहे हैं, फोर्स निकाल रहे हैं, और उन सभी को वेक्टर मेथड यूज करके और हम क्या कर ले रहे हैं, टोटल फोर्स, नेट फोर्स निकाल पा रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए कुल मिला जुला के हम कूलॉम लॉ को ही फॉलो कर रहे हैं, और एक वेक्टर मैथमेटिक्स है जिसका हम यूज करके और कूलॉम्स लॉ से निकले हुए जितने भी फोर्स हैं उन सबको क्या कर दे रहे हैं, मैसअप कर दे रहे हैं, सबको सम कर दे रहे हैं। समझ में आया? कोई दिक्कत? चलिए, ये टॉपिक भी समाप्त हुआ। अब कल के टॉपिक में हम चर्चा करेंगे विद्युत क्षेत्र पे।